हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी यानी समरूपता और सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है आपका सर्वांग समता और सिमिलैरिटी का मतलब होता है आपका समरूपता। ये दो प्रॉपर्टीज़ आपकी ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारी समानताएं होती हैं आपस में, और जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान से समझिए, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या अंतर होता है, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सिमिलैरिटी की मदद से या कॉन्ग्रुएंसी की मदद से। उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होती हैं, जैसे आपकी एक है बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स की प्रमेय भी कहते हैं। और दूसरी आपकी होती है मिड पॉइंट थ्योरम यानी मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग इसमें करते हैं कि पहले हम लोग ये जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी होती क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है, कैसे दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं। देखिए, किसी भी ज्यामितीय आकृति में दो चीज़ें होती हैं। एक आपकी होती है उसकी आकृति, एक होता है आकार, यानी एक होता है शेप और एक होता है साइज। ठीक, यानी जो भी आपकी ज्यामितीय आकृतियां बनती हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, वृत्त हो या जो भी हो, है ना, चाहे वो चतुर्भुज हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, उन सब में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी आकृति और एक उसका आकार। आकृति का मतलब ये डिफाइन करता है कि जो गिवन फिगर बनाया है वो क्या है, वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, क्या है। और आकार मतलब होता है उसकी भुजाओं की माप, किस माप का हमने बनाया हुआ है। अब देखिए, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। अगर हम इसको तोड़ें तो ये आएगा सर्व अंग और समान। ठीक, सर्वांगसम का मतलब क्या होगा, सर्व अंग समान। सर्व मतलब सभी, अंग का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अब ज्यामितीय आकृतियां पढ़ रहे हैं तो अंग का मतलब भुजा और कोण, तो सभी भुजाएं और कोण। समान मतलब, सम मतलब समान, यानी सर्वांगसम त्रिभुज या सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, दो ऐसी आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों, वो आपके क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं, यानी सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। बात आती है समरूप क्या होते हैं, कि अगर सर्वांगसम होंगे तो क्या समरूप भी होंगे। तो देखिए, समरूप का मतलब क्या होता है, दो आकृतियां, देखिए जब हम लोग सर्वांगसम को पढ़ते हैं सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो इसमें क्या होगा, आकृति यानी शेप और साइज यानी आकार, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोई भी ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी सभी भुजाएं एवं कोण बराबर हों, और अगर किसी भी ज्यामितीय आकृति की सभी भुजाएं और कोण बराबर होंगी, तो इसका मतलब होगा उसकी आकृति और आकार दोनों ही कैसे होंगे, समान होंगे। और अगर दोनों ही चीज़ें समान है, यानी आकृति और आकार दोनों समान है, तो इसका मतलब होगा कि वो त्रिभुज आपका कैसा होगा, सर्वांगसम होगा, या वो ज्यामितीय आकृति आपकी क्या होगी, सर्वांगसम होगी। अब आ जाते हैं समरूप में क्या अंतर होता है। तो समरूप आकृतियां क्या होती हैं, कोई भी ऐसी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्यामितीय आकृतियां जिनकी आकृति तो समान होती है, जिनकी आकृति समान होती है लेकिन आकार अलग अलग होता है। आकार अलग अलग होने का मतलब, जैसे अगर हम कहें कि हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है, इमेजिन करिए, और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक, दूसरा एक हमने यहाँ पर वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए, इन दोनों फिगर्स में पूछा जाए ये दोनों समरूप हैं कि सर्वांगसम हैं, तो हम कैसे बताएंगे। देखिए, ये भी आपका एक क्या है, वृत्त है, ये भी आपका क्या है, वृत्त है, यानी सर्कल है, दोनों ही सर्कल हैं, यानी दोनों की आकृति कैसी है, समान है, लेकिन आकार, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। दोनों ज्यामितीय आकृतियों में आकृति तो समान है, दोनों ही वृत्त हैं, लेकिन आकार दोनों का अलग अलग है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये जो आकृति है ये कैसी होगी, समरूप होगी। अगर यहीं पर अगर हम एक वृत्त और बना दें
जिसका भी हम त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ले लें। आप पूछें कि ये दूसरे वृत्त में, ये पहला वृत्त है, दूसरा वृत्त और ये तीसरा वृत्त। आप देखो दूसरे और तीसरे वृत्त को अगर हम देखें तो दूसरे वृत्त का आकृति यानी शेप, दोनों वृत्त हैं यानी सर्कल हैं, और दोनों की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी आकृति भी बराबर है और आकार भी बराबर है। तो ऐसी ज्यामिति फिगर, ऐसी ज्यामिति आकृतियां जिनकी शेप और साइज दोनों बराबर होती है वो आपके क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम, मतलब इनकी आकृति और आकार दोनों बराबर है। लेकिन इन दोनों की बात करेंगे तो आकृति तो दोनों की सेम है लेकिन आकार दोनों का अलग अलग है, और जब आकार दोनों का अलग अलग होगा तो ये दोनों आपके कैसे कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, यानी सिमिलर कहलाएंगे। ये आपके कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं त्रिभुज की, तो हम त्रिभुज के टर्म में देख लेते हैं। जैसे अगर हमने कोई एक त्रिभुज बनाया ABC और यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया PQR, ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, और ये एक हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करें तो ये भी आपका समबाहु यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी आपका समबाहु त्रिभुज है, यानी दोनों की आकृतियां कैसी हैं, सेम हैं। लेकिन अगर हम आकार की बात करें तो इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों के आकार में क्या है, परिवर्तन है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो जहां पर आकृति समान होगी और आकार अलग अलग होगा तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। अब समरूप और सर्वांगसम को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझिए। अगर कोई भी दो त्रिभुज, जैसे अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कोई एक त्रिभुज और बना लें MNP और इसको भी 5 सेंटीमीटर का बना लें, तो ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, सर्वांगसम, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जो आपका समरूप होता है ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो इसके लिए हम लोग सिंबल ये बनाते हैं, ये समरूप का चिन्ह होता है। अगर हमें सर्वांगसम का चिन्ह दिखाना होगा त्रिभुज PQR, तो सर्वांगसम में नीचे 2 इक्वल लगा करके ऊपर समरूप का चिन्ह बना देते हैं MNP। ठीक, ये तो देखिए समरूप और सर्वांगसम को क्या कहते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का भी अपना एक तरीका होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया है MNP और यहाँ पर लिखा है PQR, ठीक, तो अब ये समझिएगा, ये जो भुजा PQ है ये MN के बराबर होगी, ये जो QR है ये NP के बराबर होगी, और ये जो PR है ये MP के बराबर होगी। अगर हमने इसके रिप्रेजेंटेशन में इनके वर्टिसेस को आगे पीछे कर दिया तो आपका जो आपका क्या कहते हैं त्रिभुज है वो परिवर्तित हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि वो सर्वांगसम नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है उसकी भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बदल जाएं, इंटरचेंज हो जाए। यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज हैं। इसका हम अभी आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। चलिए देखिए, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ पर हमने आपको 2 त्रिभुज लिए हैं, एक त्रिभुज आपका ABC है, एक त्रिभुज आपका PQR है। ठीक, तो देखिए हमने इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी हुई है। AB 5 सेंटीमीटर है, AC 6 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर PQ 7 है, QR 5 है और ये 6 है। तो देखिए जो त्रिभुज ABC है इसकी भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर हैं। जो त्रिभुज PQR है इसकी भुजाएं भी 5, 6 और 7 सेंटीमीटर हैं। तो अगर हम कहें कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाओं की माप आपस में क्या है, बराबर है, यानी उनकी आकृति और आकार भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम है, तो अगर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, समझिएगा। तो क्या ये सही होगा या गलत होगा, इसका मतलब कैसे निकालेंगे, वो इससे समझिए। अगर हमने लिखा त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि AB जो है वो किसके बराबर होगा, PQ के। अच्छा यहाँ देखिए AB कितना है 5 और PQ कितना है 7, क्या ये दोनों बराबर हैं,
नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम पहले देखते हैं कि ए बी भुजा 5 है, ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के। तो ए बी जो है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। बी सी किसके बराबर है, जो बी सी है वो किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर है ना। तो जब हम इसको रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी, अब यहां समझिएगा, ए बी भुजा लिख रहे हैं ना पहले, तो ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, आपके क्यू आर के बराबर है। ए बी जो है वो किसके बराबर है, क्यू आर के। तो जहां आपने ए बी लिखा है उसके सामने आपका क्या आएगा, क्यू आर, ठीक। और बी सी किसके बराबर है, एक सेकेंड, क्यू आर नहीं लिखेंगे, आर क्यू लिखेंगे। और बी सी किसके बराबर है, क्यू पी के, क्यू पी के, ठीक है। तो देखिए भुजा ए बी क्यू आर के बराबर होगी या आर क्यू के बराबर होगी, ठीक। भुजा जो बी सी है वो आपकी किसके बराबर होगी, क्यू पी के बराबर होगी। और जो भुजा आपकी ए सी है वो किसके बराबर होगी, आर पी के बराबर होगी। ए सी आपकी 6 सेंटीमीटर है, यहाँ देखिए जो आपकी आर पी है या पी आर है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक। तो देखिए बिल्कुल उसी क्रम में लिखा जाता है जिस क्रम में इनको बनाया जाता है। तो अगर हम ये लिखेंगे तो ये गलत होगा, ये आपका सही होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जब भी हम लोग लिखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा करेस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से लिखते हैं, ठीक। यानी ए बी आर क्यू के बराबर, बी सी क्यू पी के बराबर और ए सी आर पी के बराबर होगा। ये आपके रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, चाहे आप सर्वांग समता में लिख रहे हों चाहे आप समरूपता में लिख रहे हों, क्योंकि समरूपता में भी बिल्कुल सेम होता है, हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स को लिया जाता है। तो जिस क्रम में आप इधर लिखेंगे उसी क्रम में आपको दूसरी तरफ भी लिखना पड़ेगा। अगर आपने क्रम पलट दिया तो साइड्स का जो करेस्पॉन्डेंस होगा वो बदल जाएगा और आपका उत्तर जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि ये चीज़ें ऐसे नहीं लिखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी की कौन कौन सी एक्सियोम्स होती हैं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की कई एक्सियोम्स होती हैं। पहली एक्सियोम आपकी होती है एस एस एस, दूसरी होती है एस ए एस, तीसरी आपकी होती है ए एस ए और एक आपकी होती है आर एच एस। ये 4 मेन आपकी एक्सियोम्स होती हैं जिनके द्वारा हम किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, एस 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 का मतलब होता है साइड एंगल साइड, ऐसे एंगल साइड एंगल। और आर एच एस जो होता है, ये केस जो होता है ये स्पेशली होता है केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए होता है, यानी समकोण त्रिभुजों के लिए होता है, ठीक। आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल। अब अगर दो त्रिभुज राइट एंगल है तो उनमें राइट एंगल तो कॉमन होगा ही होगा, है ना। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस और एस का मतलब साइड, ठीक। अब इन चारों जो आपकी एक्सियोम्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करते हैं, है ना, उनको हम एक एक करके डिटेल से पता करते हैं कैसे हम लोग इनको प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले एस 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 की बात करते हैं। अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों में कोई भी दो गिवन त्रिभुज हैं जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, अगर ए बी सी और पी क्यू आर आपके दो त्रिभुज दिए गए हैं जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, जैसे इसकी भुजा ए बी पी क्यू के बराबर हो, बी सी क्यू आर के बराबर हो और ए सी पी आर के बराबर हो, यानी ये भुजा ए बी भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, यानी किन्हीं भी दो त्रिभुजों में, दो दिए गए त्रिभुजों में अगर तीनों भुजाओं की माप आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज आपके क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं साइड 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 एक्सियोम, यानी भुजा 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 प्रमेय के अनुसार ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन होती है एस ए एस। अब अगर देखिए एस ए एस का मतलब क्या होगा, साइड एंगल साइड। यहाँ पर हम तीनों भुजाओं को नहीं लेंगे, यहाँ पर हम केवल और केवल क्या लेंगे, दो भुजाओं को लेते हैं। यानी किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं, मान लेते हैं ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तीसरी भुजा के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है
केवल दो भुजाओं के बारे में पता है कि ए बी भुजा जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा जो है वो क्यू आर के बराबर है। और जो दो भुजाएं बराबर हैं ए बी और बी सी, तो इनके द्वारा बनने वाला कोण आपका क्या है, एंगल बी है। भाई ए बी और बी सी में जो पॉइंट कॉमन होगा उसी बिंदु पर कोण बनेगा बी। तो इन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण और इस त्रिभुज में जो दोनों भुजाएं बराबर हैं पी क्यू और क्यू आर, और इनके बीच में बनने वाला कोण, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी दो भुजाएं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो उनका वो दोनों त्रिभुज आपके क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तीसरा आपका होता है ए एस ए। यहाँ पर हम लोग साइड्स दो नहीं लेते हैं, साइड्स एक लेंगे, केवल एंगल की बात करेंगे। यानी किसी भी दो त्रिभुजों में अगर कोई, देखिए एंगल साइड एंगल, तो एक एंगल, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी मान लेते हैं एंगल आर के बराबर है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। कोई भी दो एंगल, किसी भी त्रिभुज के दो एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर दो एंगल बराबर हैं और उन दोनों एंगल के बीच बनने वाली जो भुजा है या साइड है वो भी आपस में क्या हो, सेम हो, एग्जैक्ट, इसकी माप बी सी की किसके बराबर हो, क्यू आर के। यानी जो दो कोण बराबर हैं उन्हीं दोनों कोणों के बीच बनने वाली भुजा भी आपस में बराबर हो, तो भी आपके त्रिभुज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक, यानी आपके त्रिभुज जो होंगे वो होंगे क्या, सर्वांगसम। चौथी जो प्रमेय है वो आपकी RHS है। ये हमने आपको बताया, ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है। अब अगर दो त्रिभुज राइट एंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज हैं, तो राइट एंगल वाली कंडीशन तो हमेशा फुलफिल होगी ही होगी, यानी पहली कंडीशन तो हमेशा फुलफिल होगी। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में केवल हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड बराबर हो, जैसे इसका हाइपोटेनियस ये है, इसको ए बी सी मान लेते हैं, इसको पी क्यू आर मान लेते हैं, है ना। तो किसी भी समकोण, दो समकोण त्रिभुजों में, समकोण त्रिभुज होंगे तो कोण, एक कोण जो समकोण होगा वो तो दोनों में कॉमन होगा। कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा यानी हाइपोटेनियस, और कोई भी एक भुजा आपस में बराबर हो जाए, चाहे ये वाली भुजा इसके बराबर हो या ये वाली भुजा इसके बराबर हो, कोई भी एक भुजा अगर बराबर हो गई हाइपोटेनियस के अलावा, तो वो दोनों त्रिभुज आपके क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये आपकी होती है RHS थ्योरम। ठीक, अब देखिए, अभी हमने आपको सर्वांगसम और समरूप में जो अंतर बताया कि सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं उनका सभी भुजाएं, सभी कोण, सभी चीज़ें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर हमने एक बार ये बता दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं केवल इस थ्योरम से कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं या तीनों भुजाएं बराबर हैं या RHS थ्योरम है, तो एक चीज़ और आप उससे क्या कहते हैं, मान सकते हैं, निकाल सकते हैं कि अगर ये दो कोण और एक भुजा दिया गया और हमने कह दिया ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसका मतलब होगा कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, इसका परिमाप इस त्रिभुज के बराबर, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। उसकी सभी प्रॉपर्टीज एकदम समान हो जाती हैं, चाहे वो केंद्रक को लेकर के हों, चाहे वो मीडियन को लेकर के हों, माध्यिका को लेकर के हों, चाहे लंब केंद्र को लेकर हों, परिमाप हो, क्षेत्रफल हो, जितनी भी चीज़ें आप त्रिभुज में ज्ञात कर सकते हैं वो सभी चीज़ें समान हो जाएंगी अगर दोनों त्रिभुज आपके कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हो गए। बात करते हैं समरूप की, तो देखिए समरूप त्रिभुज में आकृति सेम होती है, आकार सेम नहीं होता है। अब आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या बताइए, क्या सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं या सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, इन दोनों के बीच का संबंध, तो याद रखिएगा सभी सर्वांगसम फिगर, जितने भी त्रिभुज हों चाहे वृत्त हों, अगर वो सर्वांगसम हैं तो वो समरूप होंगे ही होंगे। लेकिन अगर दिया गया है कि आपकी दो आकृतियां समरूप हैं तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी हों। हाँ, हो सकते हैं किसी कंडीशन में, अगर भुजाएं भी बराबर दी गई हो तो सर्वांगसम भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सर्वांगसम फिगर होंगे यानी एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज ऑलवेज अ सिमिलर, मतलब हर कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा कैसा होता है, सिमिलर होता है। लेकिन हर सिमिलर फिगर कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिमिलैरिटी यानी समरूपता की, यानी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, समरूप होने की कंडीशन क्या होती है। तो देखिए समरूप त्रिभुज कब होते हैं, समरूप त्रिभुज होने के लिए केवल और केवल एक कंडीशन चाहिए होती है कि अगर किसी भी त्रिभुज के
तीनों कोण, या हो सकता है दिया जाए केवल दो कोण, इसे हम लोग कहते हैं ए ए एक्सियोम, मतलब एंगल एंगल या ट्रिपल एंगल एक्सियोम। अब चाहे दो एंगल बराबर हो चाहे तीनों एंगल, बात एक ही है, क्योंकि अगर किसी भी दो त्रिभुजों के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग केवल कितना होता है 180 अंश होता है। तो अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है, अगर किसी भी गिवन फिगर में कोई दो कोण बराबर हो या तीनों कोण बराबर हो, तो पहली कंडीशन, इसकी दो कंडीशन होती हैं कि दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं इफ एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर आपके दोनों आपस में कोण आपस में क्या हो, बराबर हो तब। और दूसरी कंडीशन होती है करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी जो सापेक्ष भुजाएं होती हैं, ठीक है ना, वो आपकी कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती का मतलब अगर जैसे हमने कह दिया कि ये दो त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, और कह दिया गया कि ये त्रिभुज आपके समरूप हैं, कैसे हैं, समरूप हैं, यानी सिमिलर हैं। तो अगर समरूप है तो इसका मतलब ये होगा कि इनके आपस में कोण जो है वो बराबर होंगे, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। लेकिन केवल एक कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ एक कंडीशन और होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, यानी सापेक्ष भुजाएं जो होती हैं, उनका जो रेशियो होता है वो भी कैसा होता है, समान होता है। अब सापेक्ष भुजाओं का रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हमने लिख दिया कि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक, तो अगर हमने लिख दिया कि ये एंगल बराबर है तो पहली कंडीशन तो हो गई कि एंगल्स आर इक्वल। अब बात आती है कि करस्पॉन्डिंग साइड किसे कहते हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब अगर हम यहाँ पर भुजा ए बी लेंगे तो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी भुजा होगी, पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये जो आपकी कंडीशन होती है इसे हम लोग कहते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल जो होती हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी उनका अनुपात जो होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। यानी जो सिमिलर त्रिभुज होते हैं या समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, सापेक्ष भुजाओं का अनुपात जो होता है वो हमेशा समान होता है। ए बी बटे पी क्यू का जो अनुपात होगा वही बी सी बटे क्यू आर का होगा, वही ए सी बटे पी आर का होगा। तभी हम कहेंगे कि जो आपके दो त्रिभुज होते हैं वो आपके समरूप होते हैं। और इसकी केवल और केवल एक ही एक्सियोम होती है, ए ए या ट्रिपल ए एक्सियोम। बाकी अगर त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है, यानी हमने इससे पहले जो समरूप सर्वांगसमता की जो चार आपके एक्सियोम्स पढ़ी हैं, चाहे एस 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 हो, एस ए एस हो, ए एस ए हो या आर एच एस हो, चारों प्रमेय के अनुसार अगर हमने त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ किया, सिद्ध किया, तो वो त्रिभुज समरूप भी होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। और समरूप के लिए एक अलग कंडीशन होती है, या तो दो कोण बराबर होंगे या तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। और तीनों कोण बराबर हुए और त्रिभुज समरूप हुआ तो इसका मतलब होगा कि उसकी सम्मुख भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे हम लोग बीपीटी कहते हैं। और ये चूंकि आपके एक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने दी थी, इसलिए इसी थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, थेल्स प्रमेय, है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम अगर कहा जाए, होती क्या है, क्या कहा जाता है इसमें, तो देखिए थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है कि अगर कोई आपका एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज ए बी सी, कोई भी एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींच दी जाए, है ना। तो अगर BC है तो हम मान लेते हैं BC के समांतर हमने एक ऐसे रेखा खींच दी, ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है, तो ये दो बिंदुओं पर काटेगी, D और E पर मान लेते हैं, है ना। तो थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, आप देखिए ये जो D और E है, ये दो भुजाओं को AB और AC को दो भागों में विभाजित कर रहा है। एक हिस्सा AD है, एक DB है, एक AE है और एक
EC है ना, इन्हीं दोनों में विभाजित कर रहा है। ये आपका क्या कहते हैं बेसिक डायग्राम है। अब इन्होंने कहा कि अगर ये मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये समान अनुपात में विभाजित करेगी। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब होगा AD अपॉन DB जो होगा वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ये थेल्स थ्योरम कहती है। अब देखिए कैसे प्रूफ होता है, कैसे हम बात करते हैं। तो देखिए एक कंडीशन समझिएगा, ये जो लाइन है ये भुजा जो है वो इस भुजा के समानांतर है ना, पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल होगी तो ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण की वजह से। ये कोण E जो होगा वो कोण C के बराबर होगा संगत कोण की वजह से। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज है ABC, ये मेन जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है बड़ा वाला, और एक त्रिभुज है आपका ADE। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें यानी दोनों त्रिभुजों को लें, है ना, तो देखिए ये जो एंगल D होगा वो एंगल B के बराबर है। एंगल A दोनों में कॉमन है, अगर कॉमन है तो इक्वल ही होगा। दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी इस त्रिभुज में भी यही एंगल आ रहा है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। अगर दोनों त्रिभुजों में यही एंगल आ रहा है तो इसका मतलब कॉमन है। एंगल D जो होगा वो एंगल B के बराबर है और एंगल E जो होगा वो एंगल C के बराबर है। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बनने वाले जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, है ना। तो देखिए अगर ये तीनों कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज ADE, ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या हैं आपके समरूप हैं, यानी त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज ADE के। और अभी अभी हमने आपको बताया है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो समान होता है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालेंगे, इसकी साइड AB तो इसकी साइड क्या लेंगे AD, तो AB बटे AD बराबर AC बटे AC के अपॉन में क्या लेना पड़ेगा AE बराबर BC बटे DE, ये होगा। अब देखिए हमको ये लाना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, है ना। हम केवल इतने टर्म को लेते हैं, इतने टर्म को। तो देखिए AB बटे AD बराबर AC बटे AE। अच्छा ये जो भुजा AB है A से B तक, इसको हम ये लिख सकते हैं ना AD प्लस DB, है ना। तो AB को क्या लिखेंगे, इसका एम्प्लाइज हो जाएगा AD प्लस DB अपॉन AD बराबर। उसी तरीके से AC को क्या लिखेंगे AE प्लस EC, तो AE प्लस EC अपॉन EC AE। अब इसको अलग अलग जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस DB अपॉन AD बराबर 1 प्लस EC अपॉन AE। ये 1 और 1 कैंसिल। तो अब आपका जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट आया वो आएगा DB अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE। दोनों को पलट दीजिए तो AD अपॉन DB जो होगा वो बराबर हो जाएगा AE बटे EC। ये स्टेटमेंट है थेल्स थ्योरम का। लेकिन आपके एग्जाम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो याद रखिएगा आपके दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ये वाला मेन स्टेटमेंट और ये शॉर्ट स्टेटमेंट। मेन और शॉर्ट स्टेटमेंट का मतलब समझिएगा, अगर लिखा गया कभी कभी आपके क्वेश्चन में ये पूरी भुजा AB का मान दिया हो या AC का मान दिया गया होगा तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्यों, क्योंकि जो छोटा त्रिभुज है वो बड़े त्रिभुज के समरूप है। तो चाहे बड़े त्रिभुज की भुजा लें AB बटे AD बराबर AC बटे AE, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएं तो ये हिस्सा अपॉन ये हिस्सा मतलब AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। जिन टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा उनका अनुपात जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। यही आपकी थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहलाती है। अब इसी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से एक थ्योरम और उत्पन्न होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या नाम देते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो अगर हम मान लें हम कहेंगे अगर ये भुजा मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु का मतलब होगा कि ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहीं से आपकी मध्य बिंदु प्रमेय की उत्पत्ति होती है कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए
है ना, किसी भी त्रिभुज की, जैसे कि ये त्रिभुज है ABC और इसके मध्य बिंदु लिए जाएं, है ना, मध्य बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए DE, तो अगर ये मध्य बिंदु होंगे D और E, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी DE वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी और लंबाई में इसकी क्या होगी, आधी होगी। ठीक, आधी कैसे आती है, अब यहाँ से आप समझ लीजिए, यहाँ से कि अगर देखिए मध्य बिंदु प्रमेय में, अगर मध्य बिंदु प्रमेय की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि D और E मध्य बिंदु है, तो अगर DE मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब यही होगा ना कि AD जो होगा या AB जो होगा वो 2AD होगा कि नहीं होगा। AB किसके बराबर होगा, 2AD के बराबर होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो यानी AD का अगर हम दोगुना कर देंगे तो AB आ जाएगा, तो AB बराबर क्या होगा, 2AD। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो देखिए AB की जगह रख देंगे 2AD बटे AD बराबर BC बटे DE, ये और ये कैंसिल, यहाँ से अगर हम DE निकालेंगे तो DE बराबर क्या आएगा, BC बटे 2, तो DE बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे 2, यानी ये जो भुजा DE होगी ये BC की क्या होगी, आधी होगी। यही मध्य बिंदु प्रमेय कहती है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो उससे बनने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तीसरी भुजा आपकी क्या है, BC है, तीसरी भुजा के समानांतर होगी और उसकी जो लंबाई होगी वो तीसरी भुजा की आधी होगी, यानी DE की माप जो होगी वो BC की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब इन पर रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या होता है, देखिए मध्य बिंदु प्रमेय आपकी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, मान लेते हैं D है, ये E है और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं F, है ना, DEF, तो जो AB भुजा का मध्य बिंदु है वो D है, AC भुजा का मध्य बिंदु E है और BC भुजा का मध्य बिंदु क्या है आपका, F है। तो देखिए जब हम किसी भी मध्य बिंदु पर मैं कहती कि अगर हम दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो जो रेखा आएगी वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी। इसका मतलब होगा जो DE होगी वो समानांतर किसके होगे, BC के होगी, और DE की जो माप होगी वो BC का क्या होगा, आधा होगा। ठीक, सेम उसी तरीके से अगर हम कहें कि हमने D और F मध्य बिंदुओं को लिया, मिड पॉइंट्स लिया, BC का मिड पॉइंट F और AB का मध्य बिंदु जो है वो आपका D है, तो ये जो रेखा आएगी DF ये किसके समानांतर होगी, AC के, यानी DF जो होगी वो समानांतर होगी किसके, AC के, और जो DF का मान होगा वो AC का आधा होगा, AC/2 होगा। सेम उसी तरीके से अगर हम EF की बात करें तो EF जो होगी वो पैरेलल होगी अपने सम्मुख भुजा यानी AB के, और उसका मान जो होगा EF का वो क्या होगा, AB/2। अब अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं कि अगर जैसे इस तरीके से कह दिया कि मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया है, तो अगर तीनों मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो छोटा त्रिभुज बनेगा, यानी त्रिभुज कौन सा बन रहा है आपका, DEF बन रहा है ना, इसका अगर हम आपसे पेरीमीटर पूछा जाए या परिमाप पूछा जाए या पेरीमीटर, तो देखिए सभी भुजाएं जो हैं वो मूल त्रिभुज यानी ABC की आधी है ना, तो आपका जो पेरीमीटर होगा वो भी ABC का आधा हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ABC/2। ठीक, और सेकेंड थिंग जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखिए ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, ये आपका एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बनेगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4, और जो 4 त्रिभुज बनेंगे, 4 छोटे त्रिभुज, है ना, उन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका, उतना ही इसका। तो अगर कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया, तो जो एरिया ऑफ DEF होता है वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ मूल त्रिभुज यानी ABC के बराबर होता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड आपके दो रिजल्ट्स होते हैं कि पहला रिजल्ट आपका कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो उससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा DEF, उसका परिमाप मूल त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है और उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ये आपकी दो थ्योरम्स होती हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और मिड पॉइंट
थ्योरम